नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल KGM कक्षा पर। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि मैं गजेंद्र कुमार लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड 2018 आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। लैब असिस्टेंट 2022 या 21 के लिए 2021-22 में जो वैकेंसी आने वाली है हमारी 461 पोस्टों के लिए लैब असिस्टेंट की वैकेंसी की घोषणा कर चुके हैं। तो उन पदों के लिए अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है, क्योंकि मैथ्स वाले जो बच्चे होते हैं उनके सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बायोलॉजी की, और बायोलॉजी में थोड़ा मैटर होता है, वो लेंथी आता है। तो हम आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ डेमो वीडियोज़ डालूँगा। आपको अपने टप से टप चैप्टर का टप से टप टॉपिक आपको यहाँ पर डालना है कमेंट सेक्शन में। मैं उस वीडियो पर बना दूँगा, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूँगा। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आपके सामने सेल बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक लगता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, अंतःझिल्लिका तंत्र। तो उस अंतःझिल्लिका तंत्र के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि क्या होता है अंतःझिल्लिका तंत्र। एक नया तरीके से मैं आपको अंतःझिल्लिका तंत्र या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ाने वाला हूं। तो देखो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम सेल बायोलॉजी की। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का मतलब कोशिका विज्ञान। इसकी स्टार्ट करेंगे हम। तो स्टार्ट के दौरान हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि जो कोशिका होती है उसकी खोज क्या होती है। ये बिल्कुल मैं बेसिक क्लास जब लूँगा आपको हर एक चीज़ क्लियर कराऊंगा। लेकिन अभी मैं जो टफ टॉपिक है वो आपको आपके डेमो के लिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देखिएगा। इससे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसको बोला जाता है EMS, मतलब अंतःझिल्लिका तंत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंतःझिल्लिका तंत्र। ऐसा कौन सा तंत्र है भाई साहब? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कुछ कोशिकांग आते हैं। कौन कौन से कोशिकांग इसके अंतर्गत आते हैं, किस तरीके से काम करता है, वो चीज़ देखने वाले हैं। आखिर में क्या होता है अंतःझिल्लिका तंत्र? दोस्तों, अंतःझिल्लिका तंत्र उसे बोला जाता है जब कुछ कोशिकांग, कोशिका के अंदर उपस्थित कुछ कोशिकांग संरचना और कार्य में एक समान कार्य करें, संरचना में और कार्य में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो उसे बोला जाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बोल रहा है ये? अंतःझिल्लिका तंत्र किसे कहते हैं? कोशिका में स्थित ऐसे कोशिकांग जो संरचना व कार्य में एक दूसरे से जुड़े हुए हो, मतलब एक दूसरे से जुड़ करके जो कोशिकांग काम करेंगे उन्हें क्या कहते हैं हम? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। अच्छा, तो सर अब हमें बताओ कौन कौन से कोशिकांग ऐसे होते हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों, 4 प्रकार के। कितने? 4 प्रकार के कोशिकांग हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। EMS में कौन कौन से? पहला मैं बात करता हूं। पहला जो आता है ER का क्या मतलब होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी में कहा जाता है दोस्तों अंतर्प्रद्रवी जालिका। अंतर्प्रद्रवी जालिका, ठीक है। दूसरा कोशिकांग आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्जी बॉडी। क्या? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को कहा जाता है हिंदी में क्या? गोल्जी काय। क्या कहते हैं? गोल्जी काय।
कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको गोल्जी बॉडी कहा जाता है। इसके अलावा तीसरा कोशिकांग आता है दोस्तों लाइसोसोम, लाइसोसोम जिसको हिंदी में कहते हैं लयनकाय, ठीक है। इसके अलावा चौथा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आता है वैक्यूल, बोले तो रिक्तिका। क्या दोस्तों? रिक्तिका। ये 4 कोशिकांग आते हैं जो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों कई बार सवाल आया हुआ है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से संबंधित कोशिकांग का नाम बताइए, उसमें कोई भी एक ऑप्शन में होगा या हो सकता है सारे ऑप्शन में हो। तो इस तरीके से आपको एक सवाल तो यहीं पर तैयार हो गया कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से कोशिकांग है। बोले ER है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है और वैक्यूल है। इतनी बात समझ में आ गई। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, अभी ये 2 चीज़ें देखी हमने, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई तो हमने देख लिया कि ये दोनों संरचना और कार्य में एक दूसरे से जुड़े हुए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो है ये गोल्जिकाय से जुड़ी है, गोल्जिकाय लयनकाय से जुड़ा है, लयनकाय रिक्तिका से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब तो यही हुआ, बिल्कुल ये सही बात है। अंतःप्रद्रवी जालिका जुड़ी होती है गोल्जिकाय से, गोल्जिकाय जुड़ा होता है लयनकाय से, लयनकाय जुड़ी होती है रिक्तिका से। अब कैसे जोड़ते हैं? अब आपने क्या है हमेशा अलग अलग जगह पढ़ा है, एक जगह ER पढ़ लिया, दूसरी जगह गोल्जी बॉडी पढ़ लिया, तीसरी जगह आपने रिक्तिका या लाइसोसोम पढ़ ली, तो आपको वो चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाती है। दोस्तों अगर बायोलॉजी सीखनी है तो एक ही फंडा अपना लो, बायोलॉजी को कनेक्ट करना सीख जाओ। कंप्लीट बायोलॉजी एक दूसरे से लिंक है, हर एक चैप्टर भाई आप जब से कनेक्ट करके सीखना लग जाओगे, बायोलॉजी को सीखने लग जाओगे तो समझो उसके बाद में आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। मैं इतना दावा जरूर करूंगा अपने सिलेबस के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में कि जो हम पढ़ाएंगे चैप्टर में आपको सफिशिएंट मैटर देंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे और कहीं से भी क्वेश्चन बाहर आने के चांस ही नहीं है। अरे मैं जब कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगा आपको उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं पीछे के आए हुए सवाल करवाऊंगा, किसके? ये अपने लैब असिस्टेंट में आए हुए सवाल हो गए। अब आप कहोगे कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से करवाओगे, वो तो 2 ही वे की एग्जाम लगी है अभी, एक 2016 में लगी है, एक 2018 में लगी है। लेकिन मैं आपको सेकंड ग्रेड के, क्योंकि सेकंड ग्रेड का लेवल लगभग बराबर रहता है लैब असिस्टेंट के, सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के और लैब असिस्टेंट के सारे क्वेश्चंस में आपको चैप्टर वाइज करवाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो सवाल मेरे से पढ़ने के बाद में सोल्व हो रहे तो समझ लेना आप सही पथ पे चल रहे हो। उसके अलावा मैं DPPs भी आपको दूंगा, जैसे टॉपिक हुआ, टॉपिक के DPPs के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो आगे देखते हैं। अब मैं आपको एक नई तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा जहां पर मैं इन चीज़ों को एक साथ ऐड करते हैं। हम EMS को क्या करते हैं, हम एक साथ ऐड करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इसका मतलब सबसे पहले क्या होता है, ER होती है। अब देखो सबसे पहला आता है ER। अब ER की बात करें तो दोस्तों ER में कैसा होता है, देखो एक तो सबसे पहले मैं बेसिक बता देता हूँ। ER कहाँ लगी होती है, मान लो ये सेल है, इस सेल का ये केंद्रक होगा, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है। न्यूक्लियस का मतलब क्या है, केंद्रक है ये, ओके। ये क्या है, कोशिका है। इस कोशिका की जो केंद्रक झिल्ली होती है, इस केंद्रक झिल्ली से कुछ नलिका निकलती है और वो बनाती है ये पोर्शन होता है ER का, ये होती है दोस्तों ER। इसका मतलब ये क्या है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है,
इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। भाई न्यूक्लियस के अंदर की झिल्ली है, न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, दोहरी झिल्ली युक्त केंद्रक होता है। इसकी बाहरी झिल्ली से कौन लगी होती है? ईआर जुड़ी होती है। और इसकी बाहरी झिल्ली पर एक संरचना और लगे होते हैं जिसको बोला जाता है क्या? राइबोसोम। ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है इस तरीके से। ये क्या है? राइबोसोम है। और ये राइबोसोम एक जगह और लगते हैं। कहाँ लगते हैं? एक जगह और लगेंगे। ये ईआर के कुछ भाग पर भी लगते हैं। इस भाग को कहा जाता है दोस्तों RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो इसके अलावा वाला भाग है उसे कहेंगे हम SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। ये क्या है? ये है खुरदरी। रफ, खुरदरी का मतलब होता है रफ। खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका। और ये SER होती है जो, ये क्या है? SER है। इसका क्या मतलब है? स्मूथ यानी चिकनी अंतर्प्रद्रवी, चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका। ठीक है। अब इसका कार्य कई बार आया हुआ है दोस्तों। जहां भी राइबोसोम होता है ध्यान रखना, राइबोसोम का मतलब ही प्रोटीन संश्लेषण है। इसका मतलब ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम क्या हो करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसका मतलब मैं कहूँ प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है तो आप क्या कहोगे? सर RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का संश्लेषण करती है। फिर चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका क्या करती है? लिपिड का संश्लेषण करती है। किसका? लिपिड का संश्लेषण करती है। कई बार सवाल आया हुआ है दोस्तों, ये कई बार, एक बार नहीं कई बार सवाल आया है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ER कहाँ तक रहती है? इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? इसकी उत्पत्ति होती है केंद्रक की बाह्य झिल्ली से, केंद्रक की बाह्य झिल्ली से। ठीक है। कहाँ तक होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली है, प्लाज्मा झिल्ली तक फैली है। कौन? ER। जो ये ER मैंने बना रखी है दोस्तों, केंद्रक की बाहरी झिल्ली, देखो यहां से उत्पत्ति हो रही है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली रहती है। इतनी बात सही है, समझ में आ रही है? अब हम आगे देखेंगे कि ये किस तरीके से जुड़ी रहती है। देखो मान लो ये केंद्रक है, एक कोशिका है, इस कोशिका का क्या है? केंद्रक है। क्या है ये? केंद्रक है। ठीक है। इसकी ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? इधर केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर। क्या है दोस्तों? केंद्रक छिद्र है। ठीक है। इसके बाहर क्या लगे होते हैं? इसके बाहर लगे होते हैं राइबोसोम। ये यहाँ पर लगे होंगे क्या? राइबोसोम। क्या लगे होंगे? राइबोसोम लगे होंगे। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से कौन निकलती है? ER निकलती है।
ठीक है, ये क्या है, ER है। इस ER पर यहां पर क्या लगे होंगे, वही राइबोसोम लगे होंगे। ये क्या है, राइबोसोम है। ये क्या है, राइबोसोम है। और जिस ER के भाग पर राइबोसोम लगते हैं उसे क्या कहा जाता है, RER कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद में जिस ER पर राइबोसोम नहीं होते हैं उसे कहा जाता है क्या, SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER जो होती है ये 3 भागों में बटी होती है दोस्तों। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 कौन कौन से भाग में बटी होती है। सबसे पहले तो इसकी उत्पत्ति क्या होती है, केंद्रक की बाहरी झिल्ली से होती है। केंद्रक की 2 झिल्ली युक्त संरचना है, केंद्रक बाई मेम्ब्रेनस है, डबल मेम्ब्रेनस है। इसकी बाहरी झिल्ली पर राइबोसोम भी लगे हैं, इसकी बाहरी झिल्ली पर राइबोसोम भी लगे हैं और इसकी बाहरी झिल्ली पर ये राइबोसोम है तथा इसकी बाहरी झिल्ली पर क्या लगी है, ER भी लगी है। ये क्या है, ER है। अब इस ER पर इसका शुरू वाला जो भाग होता है जो कुंडलित होता है, ये तो क्या होता है दोस्तों, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, ठीक है। इसके बाद में इसका जो नलिकीय भाग होता है, इस नलिकीय भाग को क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल। ये है ट्यूब्यूल्स। अब इस ट्यूब्यूल्स में कुछ पोर्शन ऐसा होता है इस ट्यूब्यूल्स में ये क्या जुड़ा हुआ है, ट्यूब्यूल से कौन निकल रही है, कुछ पुटिका ही निकलती है। क्या निकलती है, पुटिका निकलती है और इसी को क्या कहते हैं, वेसाइकल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेसाइकल कहते हैं। तो इसका पहला भाग क्या हो गया, सिस्टर्नी, दूसरा भाग क्या हो गया, ट्यूब्यूल, तीसरा भाग क्या हो गया, पुटिका। ER की बात कर ली। अब ये किस तरीके से जुड़ती है, आज मेरा यही समझाने का उद्देश्य है कि ये चारों एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े होते हैं। अब ये जुड़ा होता है, ये पुटिका जाती है गोल्जी बॉडी में। किसके पास में जाएगी ये, किसके पास में जाती है, गोल्जी बॉडी के पास में जाती है। ये पुटिका ये जाएगी, ये क्या है, गोल्जी बॉडी है। इसका जो ये पोर्शन रहता है ये नलिकीय भाग रहता है। इसके अंदर भी क्या रहती है, सिस्टर्नी। गोल्जी बॉडी में भी सिस्टर्नी पहला भाग, दूसरा भाग रहता है इसका ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब इसके यहां से इस भाग को कहते हैं हम सिस भाग कहते हैं। इस वाले भाग को, सिस्टर्नी के पास वाले भाग जो होता है, इस भाग को क्या कहते हैं हम, सिस फेस। गोल्जी बॉडी के अंदर 2 फेस होते हैं, एक सिस फेस और इधर वाले को कहते हैं ट्रांस फेस, ठीक है। अब ये सिस फेस उत्तल लेंस के जैसा दिख रहा है, इस तरीके से होता है उत्तल लेंस के जैसे, देखो तो इसलिए इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स साइड, कॉन्वेक्स साइड, या इधर इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव, कॉनकेव
साइड, ठीक है, इस तरीके से कॉनकेव साइड। अब ये जो पुटिका यहाँ पर मुक्त हुई है ये आती है इसके पास में, गोल्जी बॉडी से जुड़ती है। तो इसका मतलब इस पुटिका के अंदर क्या भरा हुआ है, इस पुटिका के अंदर क्या भरा हुआ है, अरे यहाँ पर राइबोसोम लगे हैं, राइबोसोम लगे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ था, प्रोटीन का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर प्रोटीन है इसके अंदर, इसके अंदर क्या भरी है, प्रोटीन भरी है, इस प्रोटीन का निर्माण हुआ है। अब ये यहाँ पर आ रही है, प्रोटीन का मतलब कुछ एंजाइम्स होंगे, क्योंकि यार सारे एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसका मतलब ये प्रोटीन की पुटिका है, एंजाइम्स की पुटिका है। इसके अंदर सवाल ये आता है कि ईआर से जब पुटिका मुक्त होती है, यहाँ से देखो ट्यूब्यूल वाले पार्ट से कट ऑफ हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कट ऑफ हो रहा है भाई, पुटिका मुक्त हो रही है। और पुटिका मुक्त हो रही है तो कहाँ जाएगी, इसका मतलब ये जा रही है गोल्जी बॉडी के पास में, मतलब केंद्रक से जुड़ा है कौन, ईआर। इसका मतलब ईआर और केंद्रक के मध्य ही कौन होगा, गोल्जी बॉडी होगा केंद्रक के आसपास। तो ये केंद्रक के पास में होता है। इसका जो ऊपर वाला भाग होता है, फूला हुआ भाग, संरचना सैकनुमा होती है, उसको सिस्टर्न नहीं कहते हैं। बिल्कुल अलग से पढ़ाऊंगा मैं, ये अलग अलग पढ़ाऊंगा मैं। आज सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अब यहाँ से दोस्तों इसके ट्रांसफॉर्म या कॉनकेव फॉर्म जो होती है, इसको मैच्यूरेशन फॉर्म भी बोला जाता है। इसको क्या, परिपक्वन, मैच्यूरेशन का मतलब होता है परिपक्वन, इसको परिपक्वन सतह भी बोलते हैं। और रीट में ऐसा ही सवाल आया था आपकी बार कि सिस और ट्रांस फेज जो होती है वो किससे संबंधित होती है, गोल्जी बॉडी से, लाइसोसोम से या ईआर से। उसमें सवाल का आंसर क्या जाएगा, गोल्जी बॉडी से। तो देख लो कंपटीशन में कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है तो। इसका जो ट्यूब्यूल वाला पार्ट होता है वो नलिकीय भाग होता है, ये साकित होता है, साकित और असाकित दोनों ही रहता है, जिनके अंदर कुछ एंजाइम से भरे रहते हैं। मतलब गोल्जी बॉडी में पुटिका प्रवेश करेगी सिस फेज से, सिस फेज से करेगी, और किधर से निकलती है, ट्रांस फेज से निकलती है। मतलब यहां से पुटिका मतलब मैं कह रहा हूं ये इसी तरीके से की बना देता हूं, यहां से पुटिका निकल गई। अब इस पुटिका में क्या भरा है, एंजाइम्स भरे हैं। क्या भरा है, एंजाइम। और एंजाइम भरा है, इसका मतलब क्या भरा है, वो प्रोटीन है। अरे एंजाइम प्रोटीन ही तो होते हैं, प्रोटीन से ही तो बने होते हैं। अब ये जाएगा कहाँ पर, मान लो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई पदार्थ आ रहा है, एंडोसाइटोसिस किसी पदार्थ की हो रही है, कोई पदार्थ आ रहा है, कोई पाचन के लिए पदार्थ आ रहा है, मान लो इस तरीके का ये पदार्थ है, ठीक है, ये सॉलिड है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर जो ये पुटिका बनी है, क्या है ये, पुटिका है, गोल्जी बॉडी में तैयार हो क्या ये इसके पास में आती है और यहाँ से इसके पास में आती है और इसको अपने अंदर ले लेती है। क्या कर लेती है, इसको अपने अंदर ले लेती है, इसको अपने अंदर ले लेती है। अब इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोल देते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। क्या बोलेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम या प्राथमिक लाइसोसोम। तो प्राथमिक लाइसोसोम किसे बोलते हैं, प्राथमिक लाइसोसोम बोलते हैं जब गोल्जी बॉडी से पुटिका मुक्त होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कोई पदार्थ अगर अंदर आ रहा है उसको क्या करेगी, ये इसके अंदर इसको पचाने वाले एंजाइम है, ये इनएक्टिव थे। अभी यहाँ तो क्या थे, इनएक्टिव थे, इनएक्टिव थे। अब यहाँ आने के बाद में इसके एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिव होकर के पाचन करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर क्या था, लाइपेज हो गया, न्यूक्लियेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, प्रोटीन का पाचन करने वाला प्रोटीएज हो गया, न्यूक्लिक एसिड का पाचन करने वाला न्यूक्लियेज हो गया, लिपिड का पाचन करने वाला लाइपेज हो गया। अब ये एंजाइम जाते हैं, मान लो यहाँ पर कोई कार्बोहाइड्रेट खाया है किसी ने प्रोटीन लिए, तो उस प्रोटीन को क्या करेगा, पचाएगा। प्रोटीन को पचाने वाला कौन सा एंजाइम हो गया, मान लो मैंने कह रहा हूँ प्रोटीएज है। प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीन
को पचाएगा। क्या करेगा? प्रोटीन को पचाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा इसमें। यहां पर गोल्जी बॉडी थी, मतलब मैंने कहा ये तो था केंद्रक, इससे जुड़ी थी ER। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से कौन निकल रही थी? पुट्टिका ही निकल रही थी। ठीक है, अब ये पुट्टिका आ रही थी कहाँ पर? मान लो ये क्या है? गोल्जी बॉडी है। अभी मैंने दिखा दिया कैसी होती है गोल्जी बॉडी। किस में आ गई? गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी की ये फेस हो गई सिस फेस है। इधर क्या है? ट्रांस फेस है। ट्रांस फेस है। इधर क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसका मतलब यहाँ से कोई पदार्थ इसके अंदर आता है, ये मान लो कौन है? प्रोटीन है। कहाँ से आई है? बाहर से आई है। कैसे आती है? विसरण के द्वारा आती है। अब ये क्या करेगा? गोल्जी बॉडी से क्या निकल रही थी? कुछ पुट्टिका ही निकल रही थी। यहां से कौन निकलती है? कुछ पुट्टिका निकलती है। इसके अंदर क्या था? प्रोटीन। मान लो प्रोटीन पाचक है, हालांकि कई पाचक एंजाइम होते हैं इसमें। पाचक एंजाइम है, लेकिन वो कैसे हैं? अक्रिय है। अब ये ही पाचक एंजाइम जब जाएंगे किसके पास में? इसके पास में जाएंगे और इसको साथ में लेके आएंगे और क्या बना लेंगे? एक नया कंपोजिशन बन जाएगा। नया कंपोजिशन का मतलब एक इस तरीके का बन गया, जिसके अंदर क्या होंगे? इस तरीके से प्रोटीन होगा और पाचक एंजाइम होंगे। अब यहां पर जो पाचक एंजाइम है वो क्या होंगे? वो सक्रिय हो गए। पाचक एंजाइम सक्रिय हो गए, और सक्रिय होते हैं तब इसको बोला जाता है क्या? प्राथमिक लाइसोसोम। अब ये प्राथमिक लाइसोसोम है, ये जाता है आगे। ये प्राथमिक लाइसोसोम में पाचन हो गया। पाचन होने के बाद में क्या होता है? कुछ तो पच जाता है, कुछ रह जाता है। तो यहाँ पर जो कुछ अनडाइजेस्टेड मैटर होता है उसके बाद में, जैसे पाचन के बाद में ये इस तरीके का एक लाइसोसोम बनता है, उसे क्या कहेंगे हम? भाई पाचन हो गया। यहाँ पर पाचन होने के बाद में इसको क्या कह देंगे? सेकेंडरी लाइसोसोम कह देंगे। ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम कह देंगे। अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम में से कुछ अपचित पदार्थ भी होगा और कुछ पचित पदार्थ भी होगा। पचित पदार्थ जो होगा वो तो क्या कर लिया जाएगा? उसका तो अवशोषण कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? अवशोषण। और जो अपचित पदार्थ है, अपचित पदार्थ है, वो क्या बना लेगा? एक लाइसोसोम बना लेगा, जिसको कहते हैं क्या? अवशिष्ट काय। क्या कहते हैं? अवशिष्ट काय। ठीक है, तो लाइसोसोम के कितने प्रकार हो गए? पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया द्वितीयक लाइसोसोम, तीसरा अवशिष्ट काय या इसको बोला जाता है तृतीयक लाइसोसोम। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे? यहां पर मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इस अवशिष्ट काय को हम यहां से बाहर फेंक देंगे, जिसको क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस।
भाई किसी भी पदार्थ का कोशिका झिल्ली के द्वारा बाहर चले जाना क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस। अंदर आना क्या कहता है? एंडोसाइटोसिस। मतलब यहाँ पर क्या हुआ था? एंडोसाइटोसिस। ये था एंडोसाइटोसिस, ठीक है। उधर एक्सोसाइटोसिस हो गया। अब मान लो यहाँ पर ये सेल ही है, पूरी सेल है। इस सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया है। एक कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया? या तो हो गया ये बूढ़ा, या मान लो ये मृत हो गया। तो अब ये माइटोकॉन्ड्रिया बूढ़ा है या मृत हो गया, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए एक लाइसोसोम, भाई ये प्राथमिक जो लाइसोसोम होता है, ये प्राथमिक लाइसोसोम जो है, ये यहाँ से प्राथमिक लाइसोसोम जाएंगे, यहाँ से ही इसके पास में जाएंगे और इसको चारों तरफ से क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। मारने के लिए इसको चारों तरफ से घेर लेंगे। कौन है ये? प्राथमिक लाइसोसोम है ये। और जब प्राथमिक लाइसोसोम इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं तो इसे कहा जाता है ऑटोफेगोसोम। क्या कहा जाता है? और ये इसको घेर करके क्या कर देंगे? इसको मार देंगे। इसमें क्या है? क्यों मारा? अरे यार झिल्ली तो है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन से बना हुआ कोशिकांग तो है, प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ कोशिकांग है। तो इसका मतलब ये प्राथमिक लाइसोसोम में इसके एंजाइम्स है, ये एंजाइम इसका क्या कर देंगे? पाचन कर देंगे कि अब आपका कोई काम नहीं है, आप यहाँ से जाओ। तो इसको कहा जाता है ऑटोफेगोसोम। तो दोस्तों अब ये ऑटोफेगोसोम हो गया। अब आपने कहा कि सर हमें तो ये बताओ, ये तीन तो समझ में आ गई कि केंद्रक था, केंद्रक के पास में कौन था? ईआर थी। ईआर से कहाँ आया? गोल्जी बॉडी में आया। गोल्जी बॉडी से कहाँ गए? गोल्जी बॉडी से हम आ गए लाइसोसोम में। ये देखो ये कौन है? प्राथमिक लाइसोसोम। मतलब जैसे ये यहाँ पर कौन थे? प्राथमिक लाइसोसोम। ये प्राथमिक लाइसोसोम इधर जा रहे थे। ये कौन? गोल्जी बॉडी से कहाँ गए? प्राथमिक लाइसोसोम में आ गए। सर गोल्जी बॉडी से आप आ गए प्राथमिक लाइसोसोम। अब हमें लाइसोसोम में कहाँ जाना है? रिक्तिका में जाना है। तो दोस्तों मैंने ये कहा कि अवशिष्ट काय को यहाँ से बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन कई बार जब ये बाहर नहीं जाए तो क्या होती है? यहाँ पर क्या होती है? एक रिक्तिका होती है। क्या होती है? एक रिक्तिका होती है। मान लो ये कौन है? रिक्तिका है। तो इस अवशिष्ट काय का क्या हो जाता है? यहाँ पर संचय हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? संचय। और कुछ दिन बाद में ये वापस से क्या हो जाता है? एंडोसाइटोसिस हो जाती है। अरे समझ में आया क्या? कुछ जुड़ा क्या ये चारों एक दूसरे से? कैसे ये? अब ये कहोगे कि सर इसमें तो केंद्रक भी जुड़ा हुआ है। अरे केंद्रक कहाँ जुड़ा है? केंद्रक की तो बाहरी झिल्ली से ये जुड़ी हुई है सिर्फ। इसमें केंद्रक का तो कोई रोल नहीं है। अगर मैं केंद्रक को हटा दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या? कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं अगर ईआर को हटा दूं तो फर्क पड़ेगा। अगर मैं गोल्जी बॉडी को हटा दूं तो यहाँ पर ये तैयार नहीं होगा। यहाँ पर तो क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। जैसे कि मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, किसके लिए? लैब असिस्टेंट सिलेक्शन के लिए। उसी तरीके से ये तैयार करके क्या भेजता है? कुछ पाचक एंजाइम। जैसे कि मैं आपके पेट में, आपके दिमाग में कुछ पाचक एंजाइम बना के भेजेंगे कि आप जाओ और क्वेश्चंस जो बाहर से आ रहे हैं उन पे अटैक करो, क्वेश्चंस को पचा जाओ। क्वेश्चंस को पचाने के बाद में क्या होगा? आपका जिस तरीके से यहाँ पर पाचित पदार्थ जो होगा, कुछ बच्चों को जो पच जाएगा उनका तो क्या हो जाएगा? अवशोषण। अवशोषण मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ बच्चों को जो अपचित पदार्थ है, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो क्या कर दिए जाएंगे? अवशिष्ट काय 1.5 गुना में आएंगे कुछ बच्चे और उनको बाहर फेंक दिया जाएगा। कुछ को 1.5 गुना में रिक्तिका में ले लिया जाएगा और कुछ को डायरेक्ट बाहर फेंक दिया जाएगा। तो ये उसी तरीके से है। बस भाई ये ध्यान रखो, ये चारों किस तरीके से जुड़े हुए हैं। कुछ यहाँ पर ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया या कोई भी कोशिकांग जो होता है उसको मारने के लिए प्राथमिक लाइसोसोम चारों तरफ से इकट्ठा करके उसको मार देते हैं। तो ये चौथा लाइसोसोम बन गया। तो मतलब 4 प्रकार होते हैं लाइसोसोम के। एक कोशिका में लाइसोसोम के 4 प्रकार हो रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसको कहा जाता है ये बहुत ज़्यादा आकार दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? बहुत ज़्यादा आकार दिखा रहा है। स्क्वेंजर यानी स्क्वेंजर का कार्य कर रहा है यहाँ पर।
ठीक है, इतनी सारी चीज़ें लाइसोसोम के बारे में हमने बताई है। अब आगे अगली क्लास में, ये तो मैंने बेसिक बताया कि मेरा तरीका क्या है पढ़ाने का, बिल्कुल डायग्रामेटिक चलेंगे। अब मैं यहाँ से अलग अलग लूँगा, जैसे कि सबसे पहले हमने ER स्टार्ट किया, इससे पहले सेल का बेसिक पार्ट करेंगे, लेकिन एक बार जैसे ऑर्गेनेल्स चालू हो जाएंगे, ऑर्गेनेल्स चालू होने के बाद में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्या लेंगे, ER लेंगे। ER को ढंग से पढ़ेंगे, क्या क्या होता है इसके अंदर, किस में चिकनी अंतरप्रद्रवी जालिका क्या होती है, सारा पढ़ेंगे। उसके बाद में गोल्जी बॉडी पे आएंगे, उसके बाद में लाइसोसोम, फिर रिक्तिका और सारे कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वो सब भी इसी तरीके से पढ़ाएंगे। तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि इस तरीके से क्लासेस चलने वाली है। बिल्कुल आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी, टॉपिक मतलब चैप्टर, बिल्कुल चैप्टर वाइज क्लासेज मिलेगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं बता देता हूँ आपको मैं किस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में, सेल बायोलॉजी अगर हम स्टार्ट की तो सेल बायोलॉजी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसका परिचय, कि कोशिका का खोज किसने की थी, कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका, जीवित कोशिका, मृत कोशिका, वो सारा पढ़ेंगे। उसके बाद में हम कोशिका सिद्धांत, क्या कोशिका सिद्धांत या बोले तो सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार, क्या कोशिका के प्रकार, कितने प्रकार की होती है, आपने कहोगे कि सर 2 प्रकार की होती है, मैं कहता हूँ 3 होती है। एक हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोकैरियोटिक, एक पढ़ेंगे हम मीजोकैरियोटिक। अब ये आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, कोई बात नहीं है, हम पढ़ाएंगे। एक होती है मीजोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। फिर इनके बाद में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल, कंप्लीट पढ़ेंगे, एक साथ ही पढ़ लेंगे। प्रोकैरियोटिक में क्या क्या होता है, इसकी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऑर्गेनेल्स, मीजोसोम क्या होता है, प्लास्टिड क्या होता है, ये प्लाज्मिड क्या होता है, राइबोसोम कौन सा होता है, सब चीज़ें। उसके बाद में यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करेंगे। यूकैरियोटिक सेल की क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, इससे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर सेल वॉल, इसकी जो कोशिका भित्ति है वो कैसी होती है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में हम पढ़ेंगे इसके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यानी इसके अंतर्गत कोशिकांग जो होते हैं। तो एक सेल होती है, एक सेल के अंदर बाहर की तरफ अगर पादप कोशिका है तो एक तो क्या होगी, सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, और एक अंदर की तरफ क्या होती है, झिल्ली होती है। इस झिल्ली के अंदर एक होता है केंद्रक होता है, क्या होता है, केंद्रक होता है। इसके अलावा और कोशिकाओं हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, राइबोसोम हो गए, ठीक है, और भी अलग अलग प्रकार के कोशिकांग हो गया, ER हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सारे कोशिकांगों को पढ़ेंगे। मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर प्लास्टिड, ऐसे करते करते कंप्लीट हम ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। भाई साइटोस्केलेटन यानी कोशिका के कंकाल के बारे में, कोशिका का कंकाल है वो किससे बना होता है, साइक्लोस्केलेटन, TON, ठीक है, स्केलेटन। जिसके अंदर किस किस से बनता है, सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी मैं याद करवाऊंगा आपको कि किस तरीके से जो रटने वाली चीज़ें उनको याद करेंगे, और इस तरीके से हम पूरा कंप्लीट सेल बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।